हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 8 और ये जो चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। यानी कि इससे पहले की हमने कहानी पिछले वाले चैप्टरों में देख लिया। इसमें हम क्या देखेंगे 1870 से 1947 तक। तो देखो, इसका एक पार्ट मैंने पहले कंप्लीट करा लिया है, ये सेकंड पार्ट है और एक पार्ट और आएगा। ठीक है, मैं अपना पेन ले लेती हूँ। अब देखिए, पिछले पार्ट में हमने देखा कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद क्या है, वो सारी चीजें हमने क्या पिछले चैप्टर में देखी है ना। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। मतलब लोगों में जो जनता थी, भारत की जो जनता थी या जनता है, उसके अंदर ये राष्ट्र की भावना कैसे आई, वो चीज हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो जन राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं जो पैदा हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास ही ज्यादा शुरू हुई थी। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, नए नए टैक्स लगा दिए भारतीयों पर, है ना। टैक्स लगा दिए और जो लोग थे उनको जबरन सेना में भर्ती करके उनको विदेश लड़ने के लिए भेज रहे थे। अब देखिए, अपने देश के लिए तो कोई भी लड़ना चाहता है, लेकिन हम किसी दूसरे देश के लिए क्यों लड़े। और इंग्लैंड की तरफ से तो हम क्यों लड़े, हमें तो इंग्लैंड का साथ थोड़ी देना था प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसलिए क्या है, हमारे यहाँ के जो लोग थे उनमें अंग्रेजों के लिए गुस्सा बढ़ता रहा और अपने देश के लिए प्रेम होता रहा। और देखिए, और चीज ये थी कि कुछ लोग जो जबरन भर्ती करके, गांव के जो लोग थे जो जबरन भर्ती करके सेना में, और उनको यूरोप के देशों में लड़ने के लिए भेजा गया था। तो वो लोग क्या है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे युद्ध खत्म होता जा रहा था तो वो अपने घर लौट रहे थे। ठीक है, भारत में लौट रहे थे। तो उन्होंने वहां से, यूरोप में से वो ये देख के आए कि यूरोप में किस तरह की क्रांतियां चल रही हैं, और उन्होंने ये देखा कि एशिया के लोगों पर ये जो यूरोप के लोग हैं किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। एशिया में और अफ्रीका के लोगों पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे वो भी थोड़े कम शिक्षित थे, है ना, और एशिया के भी इसी तरह से थे। तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुए हैं वो अफ्रीका पे हुआ है और एशिया पे हुआ है। ठीक है, अफ्रीका पूरे महाद्वीप की बात कर रही हूँ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं कर रही हूँ। दक्षिण अफ्रीका तो एक देश है, ठीक है, एक कंट्री है, लेकिन मैं पूरे उसकी बात कर रही हूँ। वर्ल्ड मैप पता नहीं कहाँ गया, चलो अभी वर्ल्ड मैप है नहीं, मैं उसमें आपको दिखा देती। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि जो 1917 में, ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। क्योंकि उस समय रूस की और भारत की कंडीशन लगभग समान थी। क्योंकि रूस में जो क्रांति हुई थी उसका मेन कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध था। क्योंकि जब युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी देश में। वहां पर जो बाहर से सामान आ रहा होता है, खाने पीने का आयात होता है, या बाहर सामान हम बेच देते हैं अपने देश से, तो आयात और निर्यात दोनों रुक जाते हैं। यानी कि ना तो हम अपने देश का सामान बाहर बेच सकते हैं, ना बाहर से कोई मदद हमारे देश में आ सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट हो जाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे युद्ध होता है। तो जो रूस था उसमें क्या था कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो मारे जा रहे थे सैनिकों के तौर पे। और वहां के जो बच्चे और महिलाएं थी वो एक तरह से भुखमरी के कगार पर खड़ी हो गई थी। और राजा क्या कर रहा था कि दिन पे दिन नए नए टैक्स लगा रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेना खड़ी करी जा सके, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए जा सके और युद्ध में जीत मिल सके। मतलब युद्ध में जीतने के लिए वो अपने देश के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। तो वहां के लोगों ने बोल दिया था कि हमें प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना है और आप इसको छोड़ो, और हम इतना ज्यादा टैक्स हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जो वहां की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति, वो जो मेन मुद्दा था वो वही था, युद्ध ही था। ठीक है, अगर युद्ध नहीं होता तो इतने बड़े लेवल पर वहां पे क्रांति नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वहां के लोग, जब लोग भूखे मरने लगते हैं ना, तो फिर उनको कुछ नहीं दिखता है। उनको लगता है कि हमें किसी भी तरह से रोजगार चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, किसी भी देश की बात है, और हमारे देश में भी कहीं ना कहीं यही सारी चीजें थी कि जो अंग्रेज थे वो हमारे ऊपर क्या है, अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ा रहे थे हमारे ऊपर, ताकि जो युद्ध में उनके साथ जितनी भी दिक्कत हो रही है, पैसे की जो भी समस्या आ रही है, वो भारत से उनकी भरपाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, लोगों के अंदर देश की भावना ज्यादा जागृत होने लगी। जो देश की जनता है, हर तबके के लोग, गरीब हैं, अमीर हैं, हर तरह के लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई थी
कि अब हमें यूरोप के लोगों की तरह अपने लिए भी क्या है, लोकतंत्र खड़ा करना है। रूस में भी लोकतंत्र खड़ा हुआ था 1917 में, ठीक है। 1917 में जो क्रांति हुई थी तो वहां पर लोकतंत्र खड़ा हो गया था और वहां की जनता ने अपने राजा के खिलाफ ही आंदोलन शुरू किया था और उसमें जीत जनता की हुई थी और लोकतंत्र खड़ा हो गया था। तो यही सारी चीज क्या है, हमारे यहाँ के जो वहां से सैनिक आ रहे थे वो भी, और जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे जो न्यूज़पेपर वगैरह पत्रिकाएं वगैरह पढ़ते थे, तो उनको भी ये लगा कि मतलब अब क्या है, हमें अपनी आजादी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। अब देखिए उसी बीच एक बहुत शुभ चीज हुई, बहुत अच्छी चीज हुई कि जो महात्मा गांधी है उनका आगमन हो गया हमारे देश में। क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन उन्होंने चलाया था दक्षिण अफ्रीका में, कि दक्षिण अफ्रीका के लोग ना काले होते हैं, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादातर जो लोग हैं वो काले हैं। हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं साउथ इंडियन, मतलब वो साउथ इंडियन जो हमारे यहाँ के लोग होते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे ही लगते हैं देखने में, क्योंकि भाई सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधा पड़ता है, सूरज का प्रकाश, तो वहां पे लोग काले ही होंगे, गोरे थोड़ी ना होंगे। और यूरोप के लोग इसलिए गोरे होते हैं कि वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा नहीं पड़ता है और वहां पर धूप भी बहुत कम दिन निकलती है, तेज कड़ाके वाली धूप कम निकलती है, तो वहां के लोग गोरे होते हैं। अब जो यूरोप के लोग थे जो शासन कर रहे थे वहां पे दक्षिण अफ्रीका में भी जो शासन चल रहा था यूरोप के लोगों का, तो वो भी उनको क्या है, उनको गलत नजरिए से देखते थे। उनको लगता था ये जो काले हैं इनके साथ भेदभाव करना है, ये अछूत है, ठीक है। अफ्रीका में ये वाला हिसाब चल रहा था। तो जो हमारे यहाँ के देश के जो गांधी जी थे उन्होंने वहां पर एक आंदोलन चलाया और इस नस्ल भेद से उनको मुक्ति दिलाई थी वहां पर दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये सारी चीजें। मैं देखो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताती हूँ, पूरा आपको एनसीईआरटी से ही बताती हूँ, और फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आपको लगेगा पता नहीं अपनी तरफ से ही बता रही है ये सारी चीजें। तो देखिए ये इसमें लिखा हुआ है 1895 में, ठीक है। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेद का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये जब यहाँ के लोगों को पता चला कि जो गांधी जी हैं वो हमारे देश के हैं और उन्होंने वहां पर दक्षिण अफ्रीका में इतना बड़ा आंदोलन चलाया, और जो वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ, जो दक्षिण अफ्रीका के ही लोग थे, उनके साथ जो यूरोप वाले उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि वो दिखने में काले हैं और यूरोप वाले गोरे हैं, केवल बस इतना ही। आज भी यूरोप में इस बात को लेकर भेदभाव होता है लोगों के साथ कि जो यूरोप के लोग हैं वो गोरे हैं, तो गोरे जो दिखने में काले लगते हैं, चाहे उनकी एजुकेशन कुछ भी है, उनके साथ वो गलत व्यवहार करते हैं, ठीक है। हर जगह ही वहां पर देखा जाता है, ऐसा आज भी है, कुछ जगहों पर आज भी है। तो वहां पे ऐसे भेदभाव होता है। तो वो आंदोलन वहां पे उन्होंने जीता था, मतलब उस आंदोलन में उन्होंने अपनी बात मनवाई थी महात्मा गांधी जी ने। तो ये सारी चीजें गोपाल कृष्ण गोखले को पता चल रही थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि गांधी जी आप हमारे देश में आइए और अपने हमारे देश में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे हमें निजात दिलाइए। तो महात्मा गांधी जी हमारे देश में आए, और देखिए कब आए, उनकी उम्र उस समय कितनी थी? 46 वर्ष थी, ठीक है। 46 वर्ष के गांधी जी 9 जनवरी को प्रवास दिवस बनाया जाता है। इसी वजह से, किस वजह से? क्योंकि उस दिन क्या है, गांधी जी आए थे हमारे देश में। 9 जनवरी 1915 को 15 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी जी, ठीक है। डेट याद रखना, आप पूछ ली जाती है। और देखिए जब आए वो 1915 में आए तो उन्होंने एक साल क्या है पूरे देश में भ्रमण किया, मतलब घूमे और जाना कि देश के लोगों की क्या क्या समस्या है। और मतलब क्योंकि वो उनके यहाँ आने का मेन मकसद क्या था कि एक इस तरह का आंदोलन चलाना जिससे लोगों का जो शोषण है वो ना हो, ठीक है। जो अंग्रेज हैं वो हमारे भारत का शोषण ना करें। तो उन्होंने एक साल पूरे देश का भ्रमण किया और लोगों की समस्याएं जानी, लोगों से जुड़े कि किस तरह से करना है। जैसे राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल में रैली निकाली थी ना, मेरे को याद नहीं आ रहा उस रैली का नाम क्या था, पर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के पूरा मार्च निकाला था। सर्दियों में भी वो बिना स्वेटर के मार्च निकाल रहे थे। तो वो क्या जान रहे थे कि जो भारत की जनता है उसके साथ क्या समस्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज जानने के लिए। तो उसी तरह से क्या है, हमारे गांधी जी ने भी पूरे देश का भ्रमण किया था और समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। अब देखिए चंपारण में एक आंदोलन चलाया था उन्होंने 1917 में। चंपारण आंदोलन वही है जो नील का विद्रोह हुआ था। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था ना, पूरा चैप्टर नील के ऊपर था कि जो नील विद्रोह हुआ था वहां पर
कि जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती नील की खेती के लिए उनको प्रताड़ित कर रहे थे कि नील की खेती आपको करनी ही पड़ेगी, और जो किसान थे उनको नील से कोई फायदा नहीं था। तो इस वजह से क्या वहां पर जो आंदोलन हुआ था उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? गांधी जी की हुई थी, मतलब चंपारण के लोगों की हुई थी। और चंपारण के लोगों के ऊपर से ये बोझ हट गया था कि उनको जबरदस्ती नील की खेती से निजात मिल गई थी। मतलब वो अब अपनी मर्जी से, उनका मन चाहेगा तो वो नील की खेती करेंगे और नहीं मन चाहेगा तो नहीं करेंगे। देखिए दूसरा जो उन्होंने करा था 1918 में, 1918 में किया था खेड़ा में। खेड़ा में क्या था कि वहां पर जो फसल थी किसानों की वो ठीक से हुई नहीं थी, और जो अंग्रेज थे वो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से और ज्यादा टैक्स वहां के लोगों पे लगा रहे थे। तो वहां की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई थी खेड़ा की। तो वहां पर आंदोलन चल रहा था कि इस बार का टैक्स क्या है, माफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं कि हम टैक्स दे सके, क्योंकि फसल उस साल हुई नहीं थी लोगों की, किसानों की। तो इस वाले खेड़ा के युद्ध, इसमें आंदोलन में भी किसानों की जीत करवाई थी गांधी जी ने। ये गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था। और देखिए 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था कि जो मजदूर थे वहां के, उनको ठीक से क्या है वेतन भत्ते ये सारी चीजें नहीं मिल रही थी, बोनस वगैरह। तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, और इसमें भी जो जीते थे वो मजदूर आंदोलन में मजदूरों की ही जीत हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए इतने सारे जब 2-3-4 आंदोलन हो चुके थे 1-2 साल में ही, तो लोगों का विश्वास बिल्कुल पक्का हो गया था कि गांधी जी हमको आजादी दिलाएंगे। ठीक है, गांधी जी को एक्सपीरियंस हो गया था साउथ अफ्रीका में कि किस तरह से आंदोलन चलाना होता है, और बड़े लेवल पर आंदोलन कैसे चलाना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, और लोगों को कैसे शोषण जो लोगों का हो रहा है उससे कैसे मुक्ति दिलानी है। अब देखिए अगले ही साल 1918 में ये हुआ था। देखो मैंने सीक्वेंस में लिखा है सारा, आप सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि पेपर में भी पूछ लिया जाता है, कई बार सीक्वेंस ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। तो सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर इस बोर्ड में से आप मुझे कोई भी ऐसा पेपर बता देना कि वहां से यहां से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, ये जो बोर्ड है इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम, आप मुझे कोई भी एग्जाम बता देना, जिस हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से रट लो। ठीक है, अब देखिए एक कानून आया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, वो आया था 1900 में। ठीक है, 26 जनवरी 1900 में रॉलेट एक्ट एक कानून आया था। और रॉलेट एक्ट क्या था कि उसमें जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं या कुछ भी तरीके से कर रहे हैं, जिन पे भी वो जो अंग्रेज थे उनको शक होगा, वो बिना अपील के, बिना मतलब बिना नोटिस दिए या बिना कारण बताए उनको गिरफ्तार कर लेंगे और उठा के जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी गतिविधि होगी तो अंग्रेज उसके लिए रिपोर्ट वगैरह वो सारी चीजें नहीं करेंगे, वो चुपचाप आएंगे और आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, अनिश्चित समय तक के लिए। ठीक है, वो उसका जो डिसाइड है वो सब अंग्रेजी करेंगे कि कब किसको छोड़ना है, कब किसको क्या करना है। तो इस तरह से अंग्रेज क्या कर रहे थे कि पूरी तरह से पाबंदी लगा रहे थे भारतीय लोगों पर कि भारतीय लोग एक शब्द भी उनके खिलाफ ना बोल सके। एक तरह से बहुत बुरी तरह से दमन किया जा रहा था भारतीयों का। ठीक है, इस नियम के तहत। तो जब ये रॉलेट एक्ट आया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग कोटेशन दी। उनमें से एक है कि इसको शैतान की करतूत बताया गया, कि अंग्रेजों को क्या शैतान माना गया कि शैतान ने ये करतूत दिखाई है कि अब हमको बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है, हम बोल भी नहीं सकते, अपनी बात कह भी नहीं सकते। मतलब यही हुआ ना, अगर कहीं से भी अंग्रेज को ये भनक पड़ जाएगी कि हम उनके बारे में गलत बोल रहे हैं तो वो तुरंत हमें उठा के बंद कर देंगे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अब मोदी सरकार चल रही है तो न्यूज चैनल पे आप देखते हो कि सरकार का कई बार विरोध भी होता है। सरकार अगर गलत काम करेगी तो विरोध करेंगे, सिंपल सी बात है। तो उस टाइम पे ये था कि सरकार का आप विरोध नहीं कर सकते, अगर विरोध करोगे तो आपको तुरंत जेल में वो बंद कर देंगे। ठीक है, बिना आपकी रिपोर्ट दिए या आपको बिना ये बताए कि आपने क्या गुनाह किया है, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, कभी और कभी भी और किसी भी टाइम। ठीक है, तो ये चीज, इसका बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया। कुछों ने इसको शैतान की करतूत बताया और कुछों ने इसको बताया कि बिना अपील और बिना दलील का कानून है, यानी कि ना तो अपील है कर सकते हैं इसमें और ना इसमें दलील, मतलब जो अपराधी है उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही कि उसने अपराध किया है या नहीं है।
ना छानबीन हो रही ना कुछ हो रही, तो बिना अपील और बिना दलील का ये कानून है। तो इसका बहुत बड़ी संख्या में विरोध हुआ था। और देखिए इसी विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक यानी कि बिना मारपीट के एक विरोध प्रदर्शन किया गया था और पूरे देश भर में रैलियां निकाली गई थी कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, इस कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हम कुछ अपनी बात रख ही नहीं सकते। ये तो गलत बात है ना भाई। अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हमें इतना तो मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी बात को रख सके। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से ही रख रहे हैं, लेकिन रखने का मौका तो मिलना चाहिए। अब देखिए ये जो विरोध चल रहा था किसका चल रहा था? रॉलेट एक्ट का चल रहा था। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट के लिए जो विरोध चल रहा था उसमें 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। क्योंकि ये जो कानून आया था गलत कानून आया था, रॉलेट एक्ट जो आया था कि बिना सूचना दिए आपको उठा लेंगे पुलिस वाले, तो इसके विरोध में जलियांवाले बाग में चल रहा था, विरोध चल रहा था। ठीक है, उसकी एक सभा थी और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, उसमें कोई मारपीट कोई मतलब कुछ कोई मतलब ही नहीं था अंग्रेजों से। तो इस सभा पर जो जनरल डायर था उसने निर्मम लोगों पर गोली चला दी और इसमें ऐसा खबर आई कि 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। और जो आंकड़े थे वो उन्होंने जो बाद में जब जांच हुई तो अंग्रेजों ने इसमें बहुत कम आंकड़े दिखाए थे कि बहुत कम लोग मारे गए। ठीक है, तो अब देखिए इसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों है। ठीक है, तो जिस जगह सभा हो रही थी, जो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सभा हो रही थी, वो जिस जगह पर जिस बाग में सभा हो रही थी उस बाग का जो मालिक था, उस बाग के मालिक का नाम था जलिया। ठीक है, उस बाग के मालिक का नाम था जलिया। तो जलिया, अब ऐसे बोलते हैं ना, उसके वाला गांव, उसके वाला घर, उसके वाला खेत, तो उसी तरह से उन्होंने बोला जलियांवाले बाग हत्याकांड। ठीक है, तो इसकी कहानी ये है। अब देखिए जो जनरल डायर था उन्होंने क्या है, इन निर्मम लोगों पर गोली चला दी थी और इसमें भी एक भारतीय व्यक्ति था जिसने ये खबर दी कि इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं बाग में और इस तरह से विरोध प्रदर्शन के लिए जुड़े हैं। तो मतलब गलती तो उस व्यक्ति की थी जो हमारी भारतीय होकर भी हमारे साथ उसने धोखा किया था। अब देखिए ये जो घटना थी ये बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, है ना। हम उनके ना तो उनको नुकसान पहुंचा रहे, ना उनको गाली दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, सीधे सीधे और शांतिपूर्ण तरीके से बात चल रही थी। तो जब इन पर गोली चलाई तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां उनको वापस कर दी अंग्रेजों को कि हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारी उपाधि। उनमें से ही एक थे, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की जो उपाधि थी ना, उन्हें महारानी विक्टोरिया ने दी थी, तो उन्होंने अपनी वो वाली उपाधि वापस कर दी थी कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधियां, और तुम जो हमें सम्मान दे रहे हो वो हमें नहीं चाहिए। किसी को उपाधि या सम्मान देते हैं तो एक तरह से उसका सम्मान करना ही होता है, तो उन्होंने बोल दिया कि हमें तुम्हारी कोई उपाधि वगैरह नहीं चाहिए, तुमने इतनी बुरी तरीके से लोगों को मार दिया और उसमें लोगों की कोई गलती ही नहीं थी, तुमसे कुछ कह थोड़ी रहे थे वो, तो उपाधियां वापस कर दी गई। अब देखिए, अब आगे हम देखेंगे कि अगले ही साल, अब देखिए 1919 में ये हुआ था और 1920 में क्या हुआ था, 2 आंदोलन हुए थे। 2 आंदोलन में एक सबसे पहले हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन का जो मेन कारण था वो 1920 में अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की के सुल्तान खलीफा, जो खलीफा पद था पहले होता था, वो बहुत ही एक पवित्र पद था और जो मुस्लिम हैं उनका ऐसा मानना था कि जो ओटोमन साम्राज्य है, यानी कि तुर्की के आसपास वाला जो साम्राज्य है, कि जो ओटोमन साम्राज्य है वहां पर जो खलीफा का पद है उसके साथ छेड़छाड़ ना करी जाए। लेकिन अंग्रेजों ने तो उस समय लगभग पूरे ही विश्व पर उनका कब्जा था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो खलीफा था उसके पद को इतना मतलब खलीफा से सारे अधिकार छीन लिए थे और अपने अपने नियम, नए नियम लागू कर दिए थे खलीफा के ऊपर। तो उस चक्कर में विरोध चल रहा था, ठीक है, कि जो खलीफा है उसको पूरे अधिकार मिलने चाहिए और जैसा उसका पद है वैसे ही बना रहना चाहिए, क्योंकि वो उसको अपने धर्म से जोड़कर देख रहे थे मुस्लिम लोग। तो ये जो काम करा था वो हुआ था तुर्की में, लेकिन विरोध प्रदर्शन हमारे देश में भी हो रहा था और हमारे देश के मुस्लिम लोग कर रहे थे। तो गांधी जी ने इस विरोध प्रदर्शन में उनका साथ दिया मुस्लिमों का, और मेन जो थे शायद शौकत अली, और इसमें दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में
हाँ देखो इस वाले पेज पे दिया हुआ है कि खिलाफत आंदोलन चल रहा था और शौकत अली नाम के एक वो थे क्रांतिकारी, वो मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली दो थे जो जिनके कंधों पर या जिनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो इसमें जो गांधी जी थे उन्होंने उनका पूरा साथ दिया और बहुत बढ़ चढ़ के लोगों से हिस्सा लेने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि जब तक आप हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे ना, जब तक आपको आजादी नहीं मिलेगी, ठीक है। गांधी जी इस चीज को समझते थे शुरू से ही, वो हमेशा पूरे देश को साथ लेकर चलते थे कि भारत में जितने भी धर्म संस्कृति के लोग रह रहे हैं वो क्या है, सारे जने एक साथ एकजुट हो जाओ और इन अंग्रेजों के खिलाफ काम करो। अगर तुम आपस में ही बटे रहोगे तो क्या है, ये इस देश का निर्माण नहीं हो पाएगा, आपको आजादी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने हिस्सा लिया खिलाफत आंदोलन में। फिर एक आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने बोला कि अंग्रेज हम पर इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें शासन करने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनको शासन करने दे रहे हैं इसलिए वो शासन कर रहे हैं। अगर हम इनका सहयोग ही ना करें तो ये हम पर शासन कैसे कर लेंगे। अब सहयोग का क्या मतलब हुआ, सहयोग का मतलब ये हुआ कि इनके जो अंग्रेजों के दफ्तर हैं या कुछ भी है वो किसकी वजह से चल रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो भारतीय हैं। इनके सारे दफ्तरों को छोड़ दो और इनके विदेशी सामान का बहिष्कार करो। ये सब चीज अगर आप करोगे तो ये अंग्रेजों के पैर उखड़ जाएंगे और ये चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता बहुत घनिष्ठता से चल रही थी 1920 में, क्योंकि हमने भी उनका साथ दिया था, मुस्लिमों का जो खिलाफत आंदोलन था, और मुस्लिम भी हमारा साथ दे रहे थे। मुस्लिम भी ये चीज समझ रहे थे कि भाई हम लोग क्या है, मिलकर रहेंगे, हम लोगों को अलग अलग नहीं रहना, हम लोगों को मिलकर रहना। तो असहयोग जो आंदोलन चल रहा था वो सबसे ज्यादा जो जोरों पर था, असहयोग आंदोलन शुरू तो हुआ था 1920 में, लेकिन जो जोरों पर था 1921 से 1922 के बीच, 1921 से 1922 के बीच ये बहुत अपनी चरम सीमा पर था असहयोग आंदोलन। और इसमें मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, इनको चित्तरंजन दास भी बोलते हैं, C गोपालाचार्य, अशरफ अली ने अपनी वकालत छोड़ दी। उन्होंने क्या है, अपनी वकालत से इस्तीफा दे दिया कि हमें नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जो अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बहुत सारे कर्मचारियों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, फौज की नौकरी छोड़ दी, पुलिस की नौकरी छोड़ दी। लोगों ने मतलब बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों का यहाँ पर बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। और लोगों ने क्या है, जो विदेश से जो अंग्रेज यहाँ पर अपने देश का जो सामान बेच रहे थे उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया और उस सामान को यूज नहीं करते थे। जो अपने देश में सामान बन रहा है उसका ये यूज करते थे, ठीक है। तो ये हुआ था 1921 से 1922 तक, ठीक है। अब देखिए लोगों की पहल कदम, अब लोग भी कुछ कुछ छोटे छोटे आंदोलन चला रहे थे जिनमें बड़े नेता का चेहरा कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, छोटे लेवल पर वो अपना आंदोलन चला रहे थे। अब देखिए एक है आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है गुट्टूर जिले में, आदिवासी और गरीब किसानों ने वन सत्याग्रह किए। मैंने आपको पिछले चैप्टरों में बताया कि जनजातियों के ऊपर जब वो लोग अत्याचार कर रहे थे कि उनको वनों में घुसने से रोक रहे थे, उनके वनों की पूरी संपत्ति उन्होंने छीन ली थी, वनों को क्या आरक्षित कर दिया था कि उनमें जनजाति और किसान लोग जाके कंदमूल नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, जड़ी बूटी नहीं ला सकते हैं, फल नहीं ला सकते हैं। पूरी तरह से उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में आदिवासी और गांव के लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था कि हमें जो ये जो वनों के लिए जो नियम बनाए गए हैं ये नियम नहीं होने चाहिए, और हमें जैसे हम परंपरागत तौर पर रहते आ रहे हैं शुरू से और हम वनों का उपयोग करते आ रहे हैं, उसी तरह से हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। और देखिए एक और आंदोलन चल रहा था असम में, उन्होंने गांधी जी से प्रेरणा लेकर ही एक आंदोलन चला रखा था। असम में महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय के बागानों में मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पिछले सारे चैप्टरों में बताया कि ये जो चाय के बागान थे और मॉरिशस वगैरह लोगों को ले जाते थे, इंडोनेशिया ले जाते थे, ठीक है, और कैरेबियन द्वीप में काम करने के लिए ले जाते थे बदुआ मजदूरों को, और कुछ मजदूरों को कहाँ ले जाते थे, असम के चाय के बागानों में, ठीक है। तो जब असम के जो चाय के बागान थे उसमें जो सबसे ज्यादा मुनाफा होता था वो अंग्रेजों को ही होता था। वो मजदूरों को कुछ ज्यादा पैसे वैसे नहीं देते थे, मजदूरी नहीं देते थे और उनको क्या छुट्टी नहीं देते थे। तो यहाँ पर भी आंदोलन चल रहा था और गांधी जी के नाम से ही ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी इसमें भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन वो क्या है, गांधी जी के नाम से ही आंदोलन चला रहे थे और उन्होंने महाराज की जय के नारे के साथ ये आंदोलन शुरू किया था। और जो मजदूर वहां पर असम के चाय के बागानों में काम करते थे उन्होंने क्या है, बागानों को छोड़ दिया।
जो बागान अंग्रेजों जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे ना, उनको जो भारतीय मजदूर थे उन्होंने छोड़ दिया कि हमें तुम्हारे बागानों में काम ही नहीं करना है, क्योंकि तुम हमें ठीक से मजदूरी वगैरह नहीं देते हो। अब देखिए वैष्णव गीतों में, यहाँ पर ही कुछ वैष्णव गीतों में जो गांधी जी की तुलना है वो किससे की है? कृष्ण भगवान से की है। उन्होंने किया जिस तरह कृष्ण भगवान ने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से जो गांधी जी हैं हमारे लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 1922 से 1929 तक की घटनाएं। अब 1922 से 1929 तक 1929 तक कौन कौन सी घटना हुई थी उनको हम इसमें देखेंगे। देखिए 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। देखिए चोरा चोरी जो जगह है वो यूपी के गोरखपुर के आसपास के में कोई गांव है उसमें है। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो जगह जगह क्या है, लोग अब जॉब वॉब तो ज्यादातर लोगों ने छोड़ दी थी, तो वो लोग रैलियां निकाल रहे थे। ठीक है, तो देखिए 4 फरवरी वाला दिन था, 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में एक शांतिपूर्ण तरीके से एक रैली निकाली जा रही थी वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, और वहां पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो जवाब में जो शांतिपूर्ण तरीके से जो रैली निकाल रहे थे किसान और मजदूर लोग, उन्होंने क्या किया कि पुलिस थाने को में आग लगा दी और उसको जला दिया। उसमें कितने 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। ठीक है, कितने 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। और इसी से जो गांधी जी थे वो बहुत आहत हुए, उनको, क्योंकि अब यहाँ हिंसा हुई थी तो लोगों को पता चल गया कि अगर हम रैली निकालेंगे और ये हमारे साथ बदतमीजी करेंगे कुछ भी अंग्रेज लोग, तो हम भी इनको मारेंगे। लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि अब तो हमें कैसे भी करके इनको अंग्रेजों को मार के भगाना है। ठीक है, तो अब जगह जगह हिंसाएं होने लगी। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ये जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चले आ रहे हैं ये हिंसा में बदल जाए। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि मारकाट मचे, लोगों की बड़ी संख्या में जनसंहार हो, लोग मारे जाएं। तो गांधी जी ने क्या किया कि ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन में वापस ले रहा हूं, क्योंकि ये जो अहिंसा करी है, मतलब ये जो मारपीट करी है, लोगों को जला दिया है, जिंदा जला दिया है, तो इसकी वजह से मैं दुखी होकर ये वापस ले रहा हूं। और इसका कांग्रेस ने बहुत ज्यादा विरोध किया था कि ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, हमें यहाँ आजादी मिलने ही वाली थी, और अगर यहाँ आजादी हमें मिलती ना तो भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होते। ठीक है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 टुकड़े नहीं होते भारत के, अगर हमें यहीं आजादी मिल जाती, और मिल जाती बहुत आराम से, क्योंकि जो आंदोलन था वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, आजादी मिलने ही वाली थी। सुभाष चंद्र बोस ने और बहुत जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने बहुत ज्यादा निंदा करी थी इस चीज की कि महात्मा गांधी जी ने ये काम बहुत गलत किया है, ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। एक जगह ये लाइन भी मैंने पढ़ी थी कि अगर कश्मीर के लोगों ने कोई आंदोलन के साथ गड़बड़ करा है तो कन्याकुमारी के लोगों को क्यों सजा मिले। ठीक है, अगर प्रॉब्लम गोरखपुर यानी कि यूपी में हुई थी तो पूरे देश का आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया, ये इस बात को भी कहा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, 1929 में जो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हर साल क्या है, कांग्रेस की स्थापना मैंने बताई थी ना पिछले पार्ट में 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 से क्या है, हर साल में एक बार एक अधिवेशन होता था जिसमें सभी कांग्रेस के नेता इकट्ठा होते थे और देश की जो समस्याएं थी उन पर चर्चा करते थे और उन पर काम करते थे। तो साल में एक बार ये मीटिंग होती थी, और ये मीटिंग मोस्टली सर्दियों में होती थी, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा कोई कामकाज होता नहीं खेत वेतों में, तो सर्दियों में होती थी ये मीटिंग। ठीक है, तो उसकी अध्यक्ष, अब देखिए 1929 में जो इस तरह के जो अधिवेशन होते थे, मीटिंग या अधिवेशन एक ही बात है, जो अधिवेशन होते थे उसकी जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कब? 1929 में, 1929 में। ठीक है, और उन्होंने उसमें अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। मतलब 1929 से पहले पूर्ण स्वराज नहीं था, ये यहीं पे आया है। ठीक है, उससे पहले हमें बस अंग्रेजों को भगाना था और हमें ये नहीं पता था कि हमें किस दिशा में काम करना है, और हमें मतलब अंग्रेज अगर भाग जाएंगे तो हमें क्या चाहिए। जैसे वो जो चीज 1857 में हुई थी, 1857 में क्या हुआ था कि हमें ये तो पता था कि कंपनी का विरोध करना है, कंपनी को भगाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि
जब कंपनी चली जाएगी तो इस सब चीज का नेतृत्व कौन करेगा? तो फिर सिपाहियों को कुछ समझ में नहीं आया, तो सिपाही ने क्या किया, जो दिल्ली का बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो उस टाइम पे इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, पर उसको ही उन्होंने अपना बादशाह घोषित कर दिया था। और 1857 की ये सबसे बड़ी गलती थी, अगर उसको बादशाह ना घोषित करके झांसी की रानी को कर देते ना तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, वहां पे भी कंपनी के लोग भाग जाते। अब देखिए पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई? 1929 में। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। जो आज 26 जनवरी को, मतलब अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है ना, वो उसकी जो प्रेरणा ली गई है वो यहीं से ली गई है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस बना रहे थे। ठीक है, ये घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1930 को, उस साल हुई थी, और तब से ही स्वतंत्र पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया, और तब से ही कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस बना रहे थे। हमने पूरी तरह से ये मान लिया था कि अंग्रेज जाएंगे ही जाएंगे और हम 26 जनवरी को ही बनाया करेंगे। ठीक है, तो जब संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ, वो बनकर तैयार हुआ था 24 नवंबर को। ठीक है, लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया था 26 जनवरी को, क्योंकि हम बहुत दिन से ही स्वतंत्रता दिवस 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस हम बना रहे थे। ठीक है, अब देखिए कि हमने 26 जनवरी को ही क्यों ये स्वतंत्रता दिवस बनाया, और क्यों हमने 26 जनवरी को ही अपना जो झंडा था भारत का वो लहराया था। अब देखिए 26 जनवरी को ही रॉलेट एक्ट आया था ना, है ना, इसकी वजह से बनाया था, इसके विरोध में, कि 26 जनवरी को ये एक्ट आया था जिसमें भारतीयों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे, मूलभूत अधिकार। तो इस वजह से ही 1930 में ये बनाया गया, और जो आज तक भी 26 जनवरी हम बनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी बनाते हैं ना गणतंत्र दिवस के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट है आपके बुक में 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये मेन हेडिंग ये नहीं है आपके में, मेन हेडिंग ये है, लेकिन बात दोनों एक ही है, तो मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कई लोग सोचते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग है और दांडी मार्च अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है और एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। देखिए ये तो अलग पेज पे दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये दांडी मार्च आपके इस वाले पेज पे दिया गया है, लेकिन मैंने ऑब्लिक करके एक ही में जोड़ दिया है, क्योंकि लगभग सेम सी ही बात है, और क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से शुरू हुई थी। ठीक है, दांडी मार्च से शुरू हुई थी। गांधी जी ने क्या बोला था उस टाइम पे, कि जो नमक है उस पर बहुत भारी टैक्स लगता है। ठीक है, और नमक तो क्या है, हमारी फ्री का ही है, कि समुद्र में का पानी उबालेंगे और उससे ही नमक बन के तैयार हो जाता है, या फिर जो समुद्र का पानी है उसको क्यारियों में सुखा लेते हैं तो नमक ऊपर आ जाता है, पानी नीचे चला जाता है। तो उन्होंने बोला कि हम नमक पे टैक्स क्यों दें, नमक इतना महंगा क्यों, नमक तो बहुत सस्ता मिलना चाहिए, नमक तो फ्री में आ रहा है ना, नमक में तो बहुत ज्यादा मजदूरी भी नहीं लग रही है और बाहर से भी आयात नहीं करना पड़ रहा, तो नमक पर हम टैक्स क्यों दें। देखिए आज भी जो नमक के रेट है वो बहुत ज्यादा है, शायद 20 रुपए का 1 किलो आता है टाटा नमक, शायद, मुझे पता नहीं है, मैं सामान नहीं खरीदती हूँ, तो एक किलो आता है 20 रुपए का शायद। तो ये जो नमक का रेट है ये मुश्किल से मुश्किल 5 रुपए किलो बिकना चाहिए। ठीक है ना, इतना सस्ता बिकना चाहिए, तो इतना महंगा क्यों बिकता है? इतना महंगा इसलिए बिकता है, इस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो सारा टैक्स देश के बच्चों के लिए खर्च होता है। यानी कि जो आपको वैक्सीन वगैरह लगती है ना, बच्चों को जो वैक्सीन लगती है, छोटे बच्चों को 1 महीने की वैक्सीन, 2 महीने की वैक्सीन, 9 महीने की वैक्सीन, 5 साल की वैक्सीन, 3 साल की वैक्सीन, ये जो वैक्सीन लगती हैं अलग अलग बीमारियों की, चेचक की वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन, तो ये जो लगती हैं ये आपको फ्री में मिलती हैं, वो फ्री में नहीं मिलती हैं। ये जो नमक के ऊपर जो टैक्स वैक्स लगाया जा रहा है ना, उस टैक्स का पैसे आपके ऊपर ही बाद में खर्च कर दिए जाते हैं, इसलिए नमक इतना महंगा है हमारे देश में, नहीं तो फ्री में ही मिलना चाहिए। ठीक है ना, फ्री से मतलब है 2-4-5 रुपए किलो मिलना चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज महात्मा गांधी उस समय कह रहे थे कि हम तो अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये तो हमारी अपनी चीज है। तो इसी के विरोध में जो गांधी जी थे, गांधी जी और उनके कुछ समर्थक साबरमती आश्रम से 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च, देखो यात्रा कब शुरू करी थी, ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई थी। कब? 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई थी, और अहमदाबाद से 240, पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 241 मील दूरी, ये भी पूछ लिया जाता है कि कितनी दूर की यात्रा थी,
241 मील की दूरी पर स्थित डांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की गई और ये यात्रा 6 मार्च 1930 को डांडी पहुंचकर, डांडी एक गांव है गुजरात का, डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक की अवज्ञा करते हुए नमक बनाया। यानी कि जो कानून था, नमक का जो कानून था कि इतना टैक्स देना ही देना है, उसकी अवज्ञा करी और उन्होंने नमक बनाया। ठीक है, और ये जो आंदोलन था इसमें गांधी जी और यही नहीं थे, 241 उनके समर्थक या उनके सहयोगी नहीं थे। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही थी, गांव से निकलते हुए जब जा रहे थे महात्मा गांधी जी, काफी दिन तक चली थी। देखिए ये जो शुरू हुई थी ये 22 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी, तो लगभग पौना महीने चली थी। तो इसमें हर रोज कुछ ना कुछ लोग ऐड हो रहे थे, हर रोज कुछ ना कुछ लोग जुड़ते जा रहे थे, आदिवासी, किसान और कुछ लोग मजदूर, सारे लोग जुड़ते जा रहे थे और गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे। इसमें एक दो अंग्रेज भी थे। ठीक है, जो अंग्रेज पत्रकार थे वो भी हमारा क्या है समर्थन कर रहे थे कि जो भारतीय लोग हैं वो सही कर रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका एक पार्ट और आएगा क्योंकि देखो चैप्टर बहुत लंबा था और सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो एक भी चीज हम स्किप नहीं कर सकते। अगर एक आध चीज स्किप कर दी और एग्जाम में आ गई तो फिर लगेगा कि फिर हमने तो बेकारी ये पूरी 8th क्लास एनसीईआरटी पढ़ी है ना। तो इसलिए हम एक भी चीज स्किप नहीं कर सकते, हम पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है तो कि थोड़ा सा लंबा ही चलेगा चैप्टर। तो हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, ये सेकंड पार्ट है, एक पार्ट और आएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट और आएगा इसका, तो उसको भी आप जरूर से देखना। मैं लिंक फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। जरूर से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ये इतना शॉर्ट में आपको बताने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ मेरी वीडियो को प्लीज शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।